नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे प्रतिभाशाली मैथमेटिशियन से जो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, हिंदुत्व के पैरोकार भी हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में सतत कार्यरत भी हैं, जिन्होंने 2G स्कैम को एक्सपोज किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड स्कैम को भी एक्सपोज किया और अब बहुत जल्दी शशि थरूर की कॉन्स्पिरेसी को भी एक्सपोज करने वाले हैं। हम आपको मिलवाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए निर्भीक होकर संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रखर वक्ता हैं। स्वामी ने स्वेच्छा से राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझते हुए अपनी बनाई हुई पार्टी जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वामी ने पूरे देश में प्रचार किया और भारी बहुमत से जीत हासिल की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ के तौर पर भी मशहूर रहे हैं और उन्हें कानून का जानकार भी माना जाता है। भारत में आपातकाल के दौरान संघर्ष, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्री मार्ग खुलवाने में उनके प्रयास, भारत चीन संबंधों में सुधार, भारत द्वारा इजराइल की राजनीतिक स्वीकारोक्ति, आर्थिक सुधार और हिंदू पुनरुत्थान आदि अनेक उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए। सुब्रमण्यम स्वामी को जिस वजह से सबसे ज्यादा पहचाना जाता है वो है कांग्रेस की खिलाफत और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तक घसीटने के लिए, जिसमें उन दोनों का राजनीतिक करियर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आजकल नेशनल हेराल्ड केस और अयोध्या राम मंदिर को लेकर चर्चा में है, पर सुब्रमण्यम स्वामी की पहचान महज इतनी भर नहीं है। वो एक राजनेता, वकील, हिंदुत्व के पैरोकार, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में सतत प्रयास करने वाले एक असाधारण व्यक्ति हैं, जिनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना आसान नहीं। तो ये था राजनीतिक सफर मैथमेटिशियन, पॉलिटिशियन, एडवोकेट और हिंदुत्व के पैरोकार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का। आइए मिलते हैं स्वामी जी से और बातचीत करते हैं आज के आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, आपके बारे में माना जाता है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। पहले 2G स्कैम को आप लाइमलाइट में लेकर आए, उसके बाद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड स्कैम को लेकर के आए और अब आप शशि थरूर के जो कुछ कॉन्स्पिरेसी थी उसको लेकर आने वाले हैं। इसमें नेगेटिव क्या है? किसी ने अपराध किया, उसको मैंने पकड़ा या पकड़ने के प्रयास किया, और वो भी कोर्ट के ज़रिए। कोई सिर्फ प्रचार नहीं किया मैंने कोर्ट में जाकर सबूत और प्रमाण प्रस्तुत किया और उसके आधार पर केस आगे बढ़ते आई है, जहाँ इनको बेल लेना पड़ा। और बेल लेने की मतलब है कि प्राइमा फेसी केस है, यानी इसमें जब तक उनका खंडन नहीं आएगा तब तक इसको सही माना जाएगा कि ये इन्होंने अपराध किया है। तो उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। तो इसको नेगेटिव क्यों कहें? नेगेटिव है कि कोई किसी की बुराई करते रहता है, कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, ईर्ष्या है, उस पर नेगेटिव कह सकते हैं। उसको नेगेटिव कहना माने कि हम भ्रष्टाचार हो और हम उसको सहन करते रहें, वो तो मैं कहूँगा कि कायरता होगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं की पॉलिसीज़ को, चाहे वो RBI के गवर्नर का मामला हो या आलोक वर्मा को हटाने का हो या नए गवर्नर को लाने का हो या करतारपुर में 2 मिनिस्टर्स को भेजने का हो, आपने बीजेपी की सरकार की इन सब नीतियों का भी विरोध किया। हाँ, वो तो लोकतंत्र में होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को बेच दिया तो सरदार पटेल ने तो खुलेआम चिट्ठी लिखा। कई और चीज़ों में भी उन्होंने विरोध किया। 370 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये गद्दारों का काम है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिस पार्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको नहीं लगता उसकी नीतियों का विरोध हमें बजाय खुलेआम करने के एक क्लोज डोर मीटिंग में करना चाहिए, या बीजेपी में वो मौका नहीं मिलता है? नहीं, वो तो अलग बात है कि मौका मिलता है नहीं मिलता है। कि मैं तो कहता हूँ कि हाँ, जिस पर मैंने आलोचना की उसमें कभी पार्टी के अंदर इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने कहा GSTN जो मशीनरी बनी है GST को चलाने के लिए, उसमें 2 विदेशी कंपनीज़ हैं। ये तो हमारे देश के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और कोर्ट और हाउस में जब वोटिंग हुई, मैं अकेला खड़ा था। कांग्रेस ने भी हम लोगों को वोट दिया था उस समय, और सब ने यही कहा जो आप कह रहे हैं। और आखिर में 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा आपकी बात सही निकली, तो उन्होंने उस GSTN का राष्ट्रीयकरण किया है।
बीजेपी की इतनी नीतियों का विरोध करने के बाद भी आप 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के सपोर्ट में कैसे चुनाव प्रचार में जा सकते? क्यों? मैं तो कहूँगा इससे अच्छा पार्टी नहीं है तो कौन मेरा विरोध कर सकता है। और उसका पार्टी में कई नीतियाँ खराब है, उसको तो ठीक करना ही है। उसको नहीं ठीक करेंगे तो फिर वही होगा जो आज की हाल है। मैं तो चुनाव प्रतिनिधि हूँ, माने राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिनिधि हूँ। अब 6 बार पार्लियामेंट में आया हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ। अब ये जो लोग और कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, वो यही कहते हैं तुम पार्टी के खिलाफ बोलते हो। मैं कोई गुलाम तो नहीं हूँ पार्टी का। मैं पार्टी के लिए दौरा करता हूँ, पार्टी की नीति को समझाता हूँ, पार्टी का शान बढ़ाता हूँ। जब मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ता हूँ या जब मैं राम मंदिर जैसे या राम सेतु को बचाने के लिए कोर्ट में केस डालता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं में तो कोई ये नहीं बोलता। ये जो बाहर बैठे हुए कमेंटेटर्स हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। कई ऐसे नीतियाँ मैं बता सकता हूँ कि जहाँ सरकार मेरी आलोचना के बाद उसको बदला है। यही हमारी काम है। स्वामी जी, आपने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। चंद्रशेखर की सरकार में आप मंत्री भी रहे, नरसिम्हा राव, आपने इन सबको बहुत नज़दीक से देखा है। हाँ हाँ। आपको क्या अंतर लगता है इस वर्तमान सरकार में और इनसे पहले की सरकारों में? ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु इतना ज़रूर है कि मैं कभी आलोचना करूं तो मोरारजी देसाई मुझे फ़ोन करके कहते हैं, भाई तुमने ये बोल दिया, मुझसे बात करके बताओ क्या मैंने गलती की। चंद्रशेखर का तो हम दोनों बराबर के थे और कोई नीति मेरे बिना नहीं तय करते थे वो, तो उसमें कोई मतभेद नहीं था। राजीव गांधी के साथ मेरा बहुत स्नेह था, यद्यपि हम कांग्रेस में कभी नहीं थे, परंतु वो स्वभाव उसका था कि वो सुनता था आलोचना को, फिर कहता था कि इसको मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा बोलते थे। नरसिम्हा राव तो मैं जो कहता था वही करते थे। तो आज के इसमें मुझे लगता है कि वो कंसल्टेशंस नहीं है। उसका मुख्य कारण हो सकता है कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के निकट हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यापक बातचीत हो पार्टी के नेताओं के साथ। स्वामी जी, इमरजेंसी के दिनों में आपने एक देशव्यापी पहचान बनाई थी और आपने एक ऐसा काम किया था जिसके कारण से उस समय खासतौर से युवकों में एक नई चेतना उभरी थी। आप यूएसए गए, वहाँ से फिर वापस आए और पार्लियामेंट में जाकर के आपने 2 मिनट की स्पीच दी और फिर आप गायब हो गए। एक बार उस पूरे अनुभव को रिकॉल करना चाहेंगे? मैं विदेश गया पहले जयप्रकाश नारायण के कहने पर, और आरएसएस के जो प्रमुख थे भूमिगत माधवराव मूले, उन्होंने एक भूमिगत संगठन बनाई थी इंडिया में भी विदेशों में भी। और तो उनके बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान में रह के क्या फ़ायदा, तुम अमेरिका में जाओ, सब पहचानते हैं तुम्हें, तुम वहाँ प्रोफेसर रहे हैं मशहूर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ प्रचार करोगे तो बीबीसी से और वॉइस अमेरिका से आएगी, सबको पता लग जाएगा। यहाँ बैठ के कौन सुन ही नहीं सकेगा। तो फिर मैं पहली बार तो चुपचाप चेन्नई गया था। चेन्नई में उस समय डीएमके की रूल थी, उन्होंने इमरजेंसी को माना नहीं, तो गिरफ्तारी आसानी से नहीं होती थी। तो उस समय वहाँ से प्लेन लेकर कोलंबो गया, कोलंबो से मैं हवाई जहाज़ से अमेरिका गया। अमेरिका में बहुत 6 महीने मैंने प्रचार की, हर कोने कोने जाकर एक हवा पैदा कर दी, क्योंकि लोगों को बहुत गलतफहमी थी इमरजेंसी में क्या है। इंदिरा गांधी ने तो प्रचार ये किया था सिर्फ स्मगलर्स जेल में है, किसी को नहीं पता था जेपी भी जेल में है, मोरारजी देसाई भी जेल में, ऐसे बड़े बड़े लोग जेल में हैं। 76 में ऐसा लगता था कि बस अब तो ये लगातार इंदिरा गांधी तो लाइफ लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहने वाली। उसके बाद संजय गांधी आएगा, उसके बाद उसका कुत्ता आएगा, ऐसा लोग मजाक करते थे। तब किस प्रकार से मैं झटका दे सकता हूँ इस विचार से, मैंने सोचा कि एक ही है रास्ता, वो है किसी तरीके से मैं पार्लियामेंट में जाकर 1 मिनट भाषण करके चले जाऊँ। तो वो जो उसमें मैंने कम से कम 3-4 महीने डिटेल्स में सारी चीज़ को वीडियो से सबसे यदि समझा। तो मैं पहले अंदर जाते तो गेट में जो लोग होंगे वो तो मुझे पहचान लेंगे, परंतु ज़रूर उनको पता नहीं होगा कि मैं छूट गया हूँ
या मेरे नाम पर यानी वारंट है कि नहीं। उन दिनों आपके नाम पर वारंट ऑलरेडी निकले हुए थे, बट इनको नहीं पता था मैं छूट गया कि नहीं। तो मुझे पूछा उन्होंने, मैं जब गेट में अंदर आया, कि स्वामी साहब आप छूट गए। मैंने कहा कि आजकल 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई भी दस्तखत करेगा तो छूट जाता है। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है, तो अच्छा है, जेल में क्यों रहना है, उसने कहा। फिर मैं अंदर गया तो अंदर टाइमिंग ऐसी परफेक्ट निकली कि जब वो शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे, वो आखिरी नाम पढ़ रहे थे, तो मैं उस समय अंदर गया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने उस लिस्ट सूची पढ़ ली थी और वो कहने वाले थे कि सब 2 मिनट की शोक के में खड़े हो जाएंगे। उस समय मैंने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न है कि लोकतंत्र भी मर गई है, उसका नाम आपने जिक्र नहीं किया। अब इस शौक में किसी को समझ में नहीं आई क्या करना था। वैसे वो बंसीलाल, ओम मेहता सब बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी नहीं थी। उनको कहना चाहिए था स्पीकर से कि साहब ये इसके नाम पर वारंट है और ये वॉच स्टाफ इनको तुरंत पकड़ के पुलिस को हवाला करना चाहिए। वो शौक में उनको समझ में नहीं आई क्या करना है। और ये लोग जो गेट में थे उन्होंने ये सोचा कि ये तो अंदर गया, बाहर आया, कुछ नहीं हुआ, तो हाँ ज़रूर 20 पॉइंट प्रोग्राम साइन किया होगा। तो वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से मुंबई पहुँचा, वहाँ से नेपाल गया और वहाँ से अमेरिका वापस गया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और इस आपके इस एक्शन ने पूरे देश भर में जिसको भी जानकारी मिली, क्योंकि सेंसर लगा हुआ था तो इसलिए बहुत ज़्यादा अखबारों में नहीं आ सकता था, लेकिन थ्रू माउथ ऑफ पब्लिसिटी जिन लोगों को पता चला, बहुत एक सेंसेशन क्रिएट हुई। इंडिया में तो माउथ में ही चलता है सारे, हमारा वेद सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में सब जबानी ही पहुँची। इलेक्शंस नज़दीक हैं, एक तरह से कहें तो काउंटडाउन भी प्रारंभ हो चुका है। हमारा अनुभव बताता है कि इलेक्शन कभी भी इकोनॉमिक आधार पर नहीं जीता जाता। जैसे अगर हम नरसिम्हा राव जी का उदाहरण लें, जीडीपी 2% से 9%, 10% तक पहुंच गई थी। वाजपेयी सरकार भी इंडिया शाइनिंग कैंपेन के बाद भी हार गई, जबकि इकोनॉमिक आधार पर हमने बहुत तरक्की की थी। आपको क्या लगता है, आने वाला चुनाव इकोनॉमिक आधार पर होगा या सेंटिमेंटल भावनात्मक आधार पर होगा, हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन होगा? जहाँ तक आर्थिक विकास का है, वो चुनाव में एक अनिवार्य है हमें जीतने के लिए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जो आपने उदाहरण दिया था नरसिम्हा राव के, मोरारजी देसाई ने दामों को ऐसा कम कर दिया था कि दुनिया में पहले किसी ने नहीं देखा, तब भी बुरी तरह हारे। नरसिम्हा राव भी बुरी तरह हारे, उनकी शक्ति आधा हो गई थी। वाजपेयी का भी ऐसे इंडिया शाइनिंग, और उन्होंने चुनाव को भी 6 महीने पहले कर लिया ये सोचकर कि हम जीतने वाले निश्चित हैं। हमारे आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि वोट हमें कुछ भी कहें आर्थिक आधार पर नहीं मिली। 3 मुद्दे थे, एक तो विकास होगा, दूसरा भ्रष्टाचार मिटेगा और बाहर में जो पैसा जमे हैं उसको वापस लाएंगे, और तीसरा है कि हम हिंदुत्व लाएंगे। उस हिंदुत्व के कारण जो साधारणतः जाति में बट जाते हैं वो बटे नहीं, और इसीलिए हमें मेजॉरिटी मिली। जनसंघ के काल से बीजेपी के काल तक कभी भी हमें 21% से ज़्यादा वोट नहीं मिली। इस बार हमें 31% वोट मिली। प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम हैं, उज्ज्वला, ऐसे ये बहुत सफल हुए हैं, परंतु जीएसटी से लोग तंग आए हुए हैं। इनकम टैक्स जिसमें अब इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए हैं सबके, वो टैक्स टेररिज्म कहते हैं, वो भी हो गया है। तो कई चीज़ें, ब्याज का रेट तो रघुराम राजन जब थे वो बढ़ाते गए, अभी भी उतना ही है। भ्रष्टाचार में थोड़ा कुछ किया है और हम आशा करते हैं कि कोई, अभी तक हमारे किसी मंत्री के बारे कुछ निकला नहीं है, तो हम कहते हैं लोगों को, देखो कुछ भी कहो कि ये सबसे शुद्ध सरकार निकली है, लेकिन लोग क्योंकि ध्यान आज राम मंदिर और 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें आप करोगे ये सोचकर बैठे थे और अभी नहीं हुआ है, और वही है जो आज के लिए हमारे लिए बाधा है। आपको लगता है आने वाले चुनाव में ये मुद्दे भी हावी हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा हावी होंगे। राम मंदिर मैं कहता हूँ अकेला हमको जिताएगा या हराएगा।
तो आपका कहना है कि आने वाले इलेक्शन में वोट्स का पोलराइजेशन होगा हिंदू और नॉन हिंदूज के बीच में? यदि राम मंदिर बनाएंगे तो, नहीं तो सब जाति में चले जाएगा। फिर तो यूपी में जीत ही नहीं सकते। फिर वो राम मंदिर बना देंगे तो यूपी में हमें 80 में 75 से ज़्यादा मिलेगी। हाँ, नहीं तो 20 से पार नहीं करेंगे। एसपी बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है वो प्रभावी होगा। वो प्रभावी होगा। आपको लगता है उस गठबंधन के कारण से बीजेपी को नुकसान होगा यदि राम मंदिर नहीं बनाएंगे तो? आप तो एडवोकेट हैं, आपको लगता है कि जिस तरह के प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का रवैया है, इलेक्शन से पहले किसी तरह के कोई भी निर्णय आने की संभावना है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को क्यों चिंता हो, इसके बारे में क्यों चिंता करनी है? प्रधानमंत्री ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, वो ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे। हाँ, हाँ? हाँ। मैं भी ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है? वाइट पेपर जो बनी थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के लिए, वो उसमें ये रिकॉर्डेड है कि शहाबुद्दीन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन हमारी सरकार गिर गई और नरसिम्हा राव की सरकार आई, उस तक कार सेवा हो गई और मस्जिद टूट गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को उठाया था। और जब आखिरी वक्त आई थी, 5 जजेस के बेंच थी, आखिरी वक्त आई तो उन्होंने 2 बातें कही थी। एक, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में और मुसलमान देशों में और जो ग्रंथ हमने पढ़ी है उसके अनुसार मस्जिद एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लाम धर्म का। उसको इस्लामिक देशों में तोड़ा जाता है, हटाया जाता है। अब बात सही है, सऊदी अरेबिया में रोज़ सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं, हटाते हैं, क्योंकि नमाज तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ स्टूडियो में भी पढ़ा जा सकता है, सड़क में पढ़ा जा सकता है, कहीं भी पढ़ा। वो एक जगह इकट्ठे होने की जगह है। दूसरी बात, उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार के वो सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आखिर में आपकी सरकार का हल क्या है, इसमें कोई हल है? तो नरसिम्हा राव ने फिर एक बयान तैयार किया। उन्होंने ये कहा कि यदि ये कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ एक मंदिर था पहले, तो हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे और ये इसको क्रियान्वित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, ये भी उन्होंने कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोट करके जजमेंट में जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की कि हमसे पूछे बिना मत करो, ये कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो मैं आज प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ कि आज रात को आप विश्व हिंदू परिषद को ज़मीन दे दीजिए, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार जो स्वामित्व है ज़मीन का, वो सार्वजनिक कारणों के लिए सरकार की होती है। कोर्ट इसकी चुनौती नहीं दे सकती। ये जब भूमि सुधार का मामला हुआ था उसमें इस समय ये पास हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट को बता दो कि जिस दिन आप फैसला करोगे कि किसकी ज़मीन है, उसको हम मुआवजा दे देंगे। और संविधान में भी धारा 300A उसके अनुसार सरकार का स्वामित्व है देश की सारी ज़मीन पर, लेकिन सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए वो ज़मीन ले सकते हैं, और यदि करते हैं तो मुआवजा सही देना चाहिए। तो हल तो आज निकाल सकते हैं, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। मैंने तो लिख कर दे दिया उनको सुझाव। मान लो 1 मिनट के लिए आपकी बात को मान लिया और राम मंदिर का मुद्दा इस सारे आपके सुझाव के आधार पर हल हो गया। हाँ। तो आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है वो ख़त्म हो जाएगी? और ख़त्म होनी चाहिए। ये तो दोष होगा मुस्लिम का यदि वो नहीं कम करते हैं। उसके बाद में मथुरा और काशी का मुद्दा वो भी आएगा। 3 है, 40,000 तोड़े थे इन्होंने, इसमें 3 हम मांग रहे हैं बस। ये सब जन्म स्थान है ना दोनों। आप तो उसके बाद में फिर ताजमहल की भी बात करते हैं ना? ताजमहल की बात करेंगे, उसको तोड़ने के सवाल नहीं है, उसको मंदिर बनाने के सवाल नहीं है। उसका इतना ही कहना है कि वहाँ पहले एक शिव मंदिर थी, उसकी सारी मूर्तियाँ यानी ताजमहल की जो इमारत है उसके नीचे है, तो एक कोने में शिव मंदिर बनना चाहिए, बस इतना ही। इतनी बड़ी ज़मीन है वहाँ। मेरे पास वो फरमान है जो शाहजहां ने जयपुर राजा को दिया था, और पर्शियन में है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये ज़मीन ले रहे हैं, उसमें ये है, और हम 4 गांव मुआवजा में दे रहे हैं। तो ये इसमें शाहजहां के खुद उसने कबूल किया कि वहाँ पहले एक
शिव मंदिर है, तो वो तो अलग बात है, उसमें कोई जल्दी नहीं है। तो उस बिल्डिंग को कोई छुएगा नहीं, वो तो हमारे शान का है, दुनिया को दिखाने के लिए है। हाँ, तो उसमें हमें कोई शिव मंदिर कोई विशेष नहीं बनती है। ये राम जन्मभूमि है। ये राम मंदिर होता तो भी हम कह सकते हैं अच्छा चलो कहीं और बना लेंगे, परंतु यहाँ ये तो राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है। और काशी विश्वनाथ तो जहाँ शिव भगवान खुद उपस्थित थे वो है। तो इन तीनों के लिए, बाकी के लिए नहीं मांगेंगे। मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि ये सारे ज़बरदस्ती तोड़े गए, इसके लिए प्रमाण है, और मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है, उसके लिए दूसरे जगह दे देंगे, और यदि जिद करेंगे तो लड़ने के लिए तैयार हैं हम। स्वामी जी, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े नज़दीक के रिश्ते रहे हैं, इमरजेंसी से पहले भी आप जुड़े रहे और बाद में भी जुड़े रहे। संघ की नीतियों को बीजेपी किस हद तक लागू कर पा रही है? देखिए, संघ कभी ज़बरदस्ती नहीं करती, मैंने देखा। क्यों? वो सबको बच्चे मानते हैं। तो आरएसएस से कभी बहुत बहुत कम वो मांगते हैं कि ये होना चाहिए। ज़रूर वो हमसे उम्मीद करते थे कि हम संस्कृत के लिए और कुछ करेंगे, हमने पर्याप्त नहीं किया। वो आना भी चाहिए। संस्कृत के शब्द सब भाषा में हैं। संस्कृत में आज कंप्यूटर साइंस सब में उसकी उपयोग हो रही है, तो आधुनिक भाषा है, अब प्राचीन भाषा नहीं रहा है। दूसरा है कि हमारी सही इतिहास, विजयनगर में एम्पायर 300 साल चली, हाँ, मुग़लों से ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन उसमें एक जिक्र नहीं है हमारी हिस्ट्री बुक में। ये कितना हमारे इतिहास के साथ इतना दुरुपयोग हुआ, इसकी सारी अंग्रेज़ों ने ज़्यादा किया, सबसे मुग़लों ने कम किया। तो उस नए करनी चाहिए, संस्कृति हमारी होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए। मैंने तो एक भारतीय संस्कृति दिखना चाहिए। तो ऐसी बातों में, मोटी बात पर, सिद्धांतिक बात पर वो कभी बोलते रहते हैं, बट ये करना है, वो करना है, इसको रखना है, उसको नहीं, वो कभी नहीं करते। और दुखी होते हैं तो कार्यकर्ता काम नहीं करता। वाजपेयी के काल में, क्योंकि राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, तो कोई कार्यकर्ता बूथ में नहीं गया, और आरएसएस कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे तो कभी नहीं जीत सकते। स्वदेशी को लेकर के भी आप बड़े हिमायती हैं और स्वदेशी लागू होना चाहिए, लेकिन आजकल के वर्तमान परिस्थितियों में आपको लगता है कि स्वदेशी मूवमेंट सक्सेस हो सकता है? ठीक है, स्वदेशी का परिभाषा में थोड़ा अंतर है, अलग अलग लोग अलग बात करते हैं। मैं जब स्वदेशी कहता हूँ, मैं आत्मनिर्भरता की बात करता हूँ। विदेश से कुछ अनिवार्य चीज़ लेनी है तो उसके लिए आप निर्यात करके उस कमाई से खरीदिए। आयात करनी है उसकी तो इस कमाई से करिए। प्रधानमंत्री का मैं प्रशंसा करता हूँ, वो कभी नहीं विदेशी कपड़ा पहनते। हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ सबको करना चाहिए, अब परंतु जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको तो होना चाहिए। स्वामी जी, अभी वोट ऑन अकाउंट फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर वो भी आने वाला है। सरकार को पूरे अधिकार नहीं होंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लेकिन तो भी यदि कोई सुझाव अगर आप देना चाहें कि हम कैसे बेटरमेंट की ओर जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 3 बातें कहूँगा जिससे सारा वातावरण बदल जाएगा। इनकम टैक्स को रद्द कर दो। दूसरा है कि जो ब्याज है कर्ज़ा लेने में, उसको अभी 15% 12% ऐसा चल रहा है, उसको 9% से ज़्यादा नहीं होने दो। और जो फिक्स डिपॉज़िट है, जो 5 साल के लिए आप बैंक में रखते हो, उसको आज 6% मिलती है, उसको 9% कर दो। ये 3 कदम कर दो, सारा बदल जाएगा स्थिति आज के अल्पकाल में। इनकम टैक्स एबोलिश करने से सरकार की जो आय है उस पर असर नहीं पड़ेगा? जब मैं 2G स्पेक्ट्रम का नीलाम कराया तो आपको मिला था उतना ही जितना इनकम टैक्स में मिलती है। तो वो कहाँ, उस पैसा को क्या किया आपने? वो तो पहले नहीं मिलता था। मैं तो 1000 रास्ता आपको दिखा सकता हूँ, वैकल्पिक रास्ता जो टैक्स के बिना मिल सकती है। कोयले की आवंटन आज तक हम लोगों ने नीलाम नहीं किया। विदेशों में 120 लाख करोड़ पड़ी हुई है, उसको लाने के लिए अभी तक प्रयास नहीं किया। ये तो मजबूरी की भाषा है कि साधन कहाँ से आएगा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि वो व्यापक है,
लोग समझते हैं फाइनेंस जैसा है कि मैं लेन देन का, इकोनॉमिक्स लेन देन का नहीं है। उसमें यहाँ कुछ मैं व्यापार करूँगा तो वहाँ असर पड़ेगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं वेतन कम कर देता हूँ, तो वेतन कम करने से रोज़गार बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी अनिवार्य नहीं है। क्यों कि वेतन कम कर दिया इसीलिए खरीदी शक्ति भी कम हो गई, इसीलिए डिमांड भी कम हो गई, इसीलिए मंदी आ जाएगी, उसके कारण और भी बेरोजगारी हो जाएगी। स्वामी जी, इलेक्शन को देखते हुए आपकी कुछ खास योजना आगे के लिए? मैं तो एक ही बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, राम मंदिर बनाऊँ, हम जीत जाएंगे। फिर आज भी जहाँ हारे हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, लोगों के गुस्सा के बाद भी आज भी लोग चाहते हैं कि हम जीतें, लेकिन इस पर उनका आस्था का सवाल है, तो वो करना है। जो मैंने फार्मूला दिया प्रधानमंत्री कर देंगे तो कल हमें 300 से भी ज़्यादा सीट मिल जाएगी। लेकिन यदि आप राम मंदिर मुद्दे की बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो तो इस मुद्दे से कवर नहीं होगा। ठीक है, मुझे दे दें ये काम करने के लिए कि तुम लॉ मिनिस्ट्री संभालो और इसको कर दो, मैं सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लूँगा। मैंने कहा 3 कारण हैं उन्होंने जो कहा, विकास के बारे, और दूसरा है भ्रष्टाचार मिटाने में, और तीसरा हिंदुत्व फैलाने में। ये तीनों का आवश्यकता है। धन्यवाद स्वामी जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर भी आपने बहुत बेबाकी से और इतना निसंकोच आपने बताया। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से। प्लस माइनस कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर एक नई शख्सियत से मिलेंगे। नमस्कार।